टीफी बट ने अपनी बेगुनाही किस तरह साबित की, जानते हैं टीफी बट की जुबानी। मेरे से सवाल ये करे जो आपसे इसने किए हैं, मैं इसको जवाब दूंगा। मेरा जवाब गलत हुआ जब पंचायत कहे कि टीफी बट गलत है, मैं उधर इसके डेरे पे जूती अपनी उतारूंगा, नंगे पैर वापस आऊंगा। बिल्ले ट्रक्का वाले ने उनकी वालदा बहने बहू उठाकर शेख सदीक के पास बैठकर उनको कटवाया था। सुबह बिल्ला ट्रक्का वाला कत्ल हो जाता। उस कत्ल में मेरा नाम भी नहीं था पर्चे में, ये अटैक होना था। और टीपू ने मुझे बोला आज कि ये अटैक वाकई मेरे पे होना था। अमीर बलाल टीपू के दद्दू सुल्तान महमूद उर्फ बच्चू पहलवान ने टीफी बट के इस मनगढ़ंत बयान को रद्द कर दिया। सब मिली भगत, सब ने पैसे खाए उनसे, टीवी वगैरह से सब ने मिल के काम किया। एयरपोर्ट है कोई एजेंसी तहकीकात कर दी, हमें बुलाती, हम उनको बताते, ना हमें बुलाया गया ना कुछ किया गया, उनको फारिग कर दिया। तो सारी दुनिया को पता है कि ये उन्होंने कत्ल करवाया। उसकी तस्वीर वो खुद टीफी उस वक्त एयरपोर्ट पे था। हम गलत हो, हमें चौंक में सरेआम गोली मार दी जाए। छब्बीस दिन गुजर गए, हमारी पुलिस अमीर बलाल टीपू के कातलों को गिरफ्तार करने में नाकाम रही। चंद किरदारों को गिरफ्तार किया मगर मास्टरमाइंड तक नहीं पहुंच सकी। जेआईटी सिर्फ जेआईटी बनाने तक महदूद रही। मगर आज निजी टीवी चैनल ने टीफी बट को शामिल तफ्तीश कर लिया और अवामी अदालत में पेश कर दिया। अवामी अदालत में टीफी बट ने अपनी बेगुनाही किस तरह साबित की, जानते हैं टीफी बट की जुबानी। बिल्ले ट्रक्का वाले ने उनकी वालदा बहने बहू उठाकर शेख सदीक के पास बैठकर उनको कटवाया था। सुबह बिल्ला ट्रक्का वाला कत्ल हो जाता। उस कत्ल में मेरा नाम भी नहीं था पर्चे में, मेरा जिक्र भी नहीं था, ना मेरा कोई तल्लक था। उसके बाद हनीफा बाबा मुझे दुबई में 97 में मिलते हैं। मलक अहसान मुझे मिलाता है इनके साथ। मलक अहसान के वो साथी थे, वो मुझे मिलाता है, मेरी मुलाकात उनके साथ होती है, मैं बातें को सुनता हूँ। वो पाकिस्तान वापस आ जाते हैं। जब पाकिस्तान वापस आते हैं ना, बिल्ला ट्रक्का वाले के कत्ल के बाद वो गालबन तकरीबन 94 में मर्डर हुआ था। ये 97 की बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब मेरी इनसे मुलाकात होती है, पाकिस्तान वापस आती हैं, एक बंदा मुझे एक दिन फोन करके कह रहा है कि भाट साहब ये आज टीपू को कत्ल कर रहे हैं। टीपू की वालदा मजंग हॉस्पिटल में एडमिट है। हॉस्पिटल मुझे अब नाम याद नहीं है, वो मजंग हॉस्पिटल में एडमिट है। उधर ये आज उन्होंने टीपू पे अटैक करना था। मेरा टीपू के साथ वास्ता नहीं था कोई। अहमद चद्दर साहब जो टीपू के अंकल थे, बिल्ले ट्रक्का वाले के भाई बने, मेरी चद्दर साहब से बात होती है। चद्दर साहब मुझे कहते हैं कि भट्ट साहब टीपू को मैंने आपका नाम लेके बात बताई है, कत्ल तुम हो रहे हो, बच जाओ। उसने मुझे बोला, चद्दर साहब ने मुझे ये भी बात की, अहमद चद्दर साहब जो डेड ऑनेस्ट बड़े प्यारे आदमी हैं, मैं पुलिस में उनको सबसे अच्छा समझता हूँ, अच्छे थे भी। उन्होंने मुझे बोला कि मैंने अपने तौर पे इंक्वायरी की है कि टीपू मेरे तफ्तीश के मेरी इंक्वायरी के मालूमात में ये अटैक होना था। और टीपू ने मुझे बोला आज कि ये अटैक वाकई मेरे पे होना था। भाई मुझे ये बताएं, मैं टीपू के वाले में कत्ल में था, जब मेरा हाथ था, नाम तो मेरा पर्चे में नहीं था, हाथ था, तो मुझे टीपू को बचाने की क्या ज़रूरत थी?
اس کا بیٹا تھا نا, تو میں تو نہیں مار رہا تھا, مارتے اس کے دشمن ہے جن سے یہ بندے مرواتے تھے, مارتے وہ. اس کی والدہ ہاسپٹل, میں اپنی ماں کا عاشق ہوں, اس کی والدہ کی سٹیج ایسی تھی. میں نے چدر صاحب کو بول کے, اللہ نے اس کو زندگی, مختلف حملے ہوئے ہیں. ایک حملے بھی مرڈر بھی ہو گیا ایئرپورٹ پہ, میرے پرچے انہوں نے کروائے. یہ بات صحیح ہے, انہوں نے پرچے کروائے, وہ پرچے کا جھوٹے انہوں نے کروائے. وہ مجھے کورٹ نے بری کیا, اور ایون کہ یہ سپریم کورٹ تک گئے, ادھر بھی مجھے ریلیف ملا. ایک ٹیپو مرڈر کے بعد کچھ دیر کے بعد 2-2.5 سال بھی ہو سکتا, 3 سال بھی ہو سکتے ہیں, ایک مجھے بندہ ملا دوست کے ذریعے, ان کا نام ہے ملک مشتاق صاحب. ملک مشتاق صاحب نے آ کر صلح کی بات کی, جو ٹیپو کے دوست ہیں اور ان کا آج بھی فیملی تعلق ہے, آج بھی ہے. وہ بڑے نائس آدمی ہیں, اچھے آدمی ہیں. ان کو میں نے جب بات میرے سے کہا رہے صلح کی, میں نے ان سے سوال کیا کہ ملک صاحب مجھے یہ نہیں سمجھ آج تک آ سکی کہ میری اس خاندان کے ساتھ دشمنی کیا ہے. میں نے ملک مشتاق صاحب کو بولا کہ میں نے اس کی جان بچائی. ملک مشتاق صاحب نے مجھے آگے سے بولا کہ بھائی صاحب آپ رک جائیں, پوری بات میں آپ کو سناتا ہوں. ملک مشتاق صاحب نے مجھے بولا کہ جو ان کی لینگویج تھی کہ ٹیپو پہلوان نے مجھے خود بولا کہ ٹیپو بٹ نے میری زندگی بچائی. میں نے آگے سے ٹیپو پہلوان کو بولا کہ ٹیپو پہلوان میں ساڑی ٹیپو بٹ کے ساتھ دشمنی کیا ہے, اور آگے سے ٹیپو نے بولا کہ ٹیپو کے ساتھ دشمنی کوئی نہیں ہے, دوسرے کنگلیاں بقایا پہلے سارے میں نے پولیس مقابلے کے ذریعے قتل کروا چکا ہوں, مروا چکا ہوں. ملک حسان وہ کنگلا ہے, اس سے میں نے اپنے ملازموں کے برتن منجوانے ہیں. یہ ٹیپو کے لفظ ہیں, یہ ملک حسان کو بھی پتا یہ لفظوں کا. آپ نے ٹیفی بٹ کی گفتگو سنی, مگر آج امیر بلال ٹیپو کے ددو سلطان محمود عرف بچو پہلوان نے ٹیفی بٹ کے اس من گڑک بیان کو رد کر دیا, اور اصل کیا کہانی ہے جانتے ہیں ان کے ددو بچو پہلوان سے. تحقیق ہی صحیح نہیں ہوئی, سب ملی بغل, سب نے پیسے کھائے ان سے, ٹی وی وغیرہ سے سب نے مل کے کام کیا. ایئرپورٹ ہے کوئی ایجنسی تحقیقات کر دی, ہمیں بلاتی, ہم ان کو بتاتے, نہ ہمیں بلایا گیا نہ کچھ کیا گیا, ان کو فارغ کر دیا. اور ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ انہوں نے قتل کروایا. اس کی تصویر, وہ خود ٹیفی اس وقت ایئرپورٹ پہ تھا, اس کی تصویر ہمیں ملی, وہ بھی ہم نے پولیس کو دی, مگر کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اچھا ایسا اٹھا لی, مگر چند دن نہیں گزرے تو اس کا سارا کچا ڈھل سب سامنے آ گیا. تو جب جس نے قرآن اٹھا کے, قرآن کی قسم کھا کے تو یہ واردات کرنی ہے, قرآن سے آگے تو کچھ نہیں ہے. ہم ایمان اس پہ یقین کرنے والے, قرآن اٹھا کے میرے کو گولی مارے گا, ہمیں کوئی پرواہ نہیں, وہ خدا کا دیندار ہے. یہ تو توبہ نام قسمیں کھا کے قرآن اٹھا کے بھی ایسی حرکت کر جاتی ہیں. میں نے ایک بات بولی نا, جب ہمارا بنوئی بلا پہلوان قتل ہوا ہے, اگر اس وقت انصاف مل جاتا تو سارا معاملہ ختم ہو جانا تھا, سارا معاملہ. دوسرا میں بتا دوں, اس وقت کیا کیسے کس کا نام لوں, اگر پولیس صحیح ہوتی اس وقت, الٹا ہم پہ دباؤ ڈالا گیا کہ ان کے ساتھ صلح کرو. قتل ہمارا آدمی ہوا تو دباؤ بھی ہم پہ ڈالا گیا کہ صلح کرو. ایس ایس پی شفقات صاحب تھے, وہ ان کی اللہ ابھی دنیا میں نہیں رہے. میں سرکاری ایجنسیوں کے پاس بھی گیا ہوں, یہ چڑیا گھر کے پاس, انٹرنیٹ ہونے کے پیچھے بھی کوئی دفتر ہے ان کا, ایف ٹھیک ہے نا جی, نہیں آئی ایس تو ادھر ہے نا چڑیا گھر میں, ادھر پتہ نہیں کوئی دوسری ایجنسی ہے, ان کے پاس بھی گیا ہوں کہ خوراک کے لیے ہماری بات سن لیں, ہمیں بھی بٹھائیں, ہمیں بھی پکڑیں, ان کو بھی پکڑیں, درمیان میں قرآن رکھیں اور فیصلہ آ جائے گا. مگر کسی نے کوئی سنی نہیں, کسی نے کوئی ہمیں پتہ بھی نہیں. لکشمی چوک میں 5 قتل ہوئے, ٹھیک ہے, ہم گھر میں سوئے ہیں, ہم ان کو جانتے بھی نہیں, تو ہم اٹھے ہیں
तो मेरे को 10-11 बजे फ़ोन आने शुरू हो गए, जी वो कत्ल भी कहते लक्ष्मी चौक में है, तो आपका नाम आ रहा है, हमारा नाम कैसे आ रहा है? वो पता चला कि चौबीस का सब टीपू को फ़ोन करके कहते अभी सुलह करो, नहीं तो तैयार हो जाए पर्चे के लिए। ये मैं कलमे की कसम खा के कह रहा हूँ, अल्लाह की कसम। उसने फ़ोन किया कि टीपू सुलह कर ले, उसने बोला जी मैं चाचा जी मैं कैसे सुलह करूँ, मेरा बाप कत्ल हुआ है। कहते फिर तैयार हो पर्चे के लिए, और उसने पर्चा करवा दिया हमें, मुझे भी। हालांकि उसी दिन मरने वाले के चाचा ने, जफरी नत के चाचा ने अखबार में बयान दे दिया कि यार इन लोगों को तो हम जानते नहीं, इनका वास्ते नहीं, क्या है नाम दे दिया, मगर हमें पर्चा आ गया। चलो वो हो गया। उसके बाद इस्लामपुर में कत्ल हुआ, लड़का किया उन्होंने, उसको शराब पिला के गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठाया, और उस्मान भट्ट है उसने फायरिंग करके थे कत्ल कर दिया। उस पर्चे में हमारा नाम आ गया। और कत्ल होने वाले का भाई ताहर नाम मरने वाले का या उसके भाई था, वो थाने में इंस्पेक्टर को कह रहा है कि भाई ये जिनका नाम तुम ले रहे हो उनका तो वास्ते नहीं है, असल वास्ते किसी और का है। ठीक है जी। तो उस वक़्त गोगी भट्ट थाने पहुंचा, नहीं तो उस वक़्त के इंस्पेक्टर को पूछ, वो बताएगा। गोगी भट्ट थाने पहुंचा, उन्हें अपने पहले कागज़ फाड़ा, दरख्वास्त जो उस लड़के ने लिखी थी उसके भाई ने मरने वाले के, वो फाड़ी, अपने हाथ से दरख्वास्त लिखे, तो इंस्पेक्टर को बोले ये पर्चा करो, हमारा नाम उसमें आ गया। और हम जगह जगह गए हैं कि यार खुदा के लिए हमारा नाम आ गया, हमें बिठाओ, उस्मान भट्ट को पकड़ो तो 5 मिनट में तुम, मगर यहाँ पैसा चलता है। वो ख़त्म हुआ तो फिर इधर शालमी में एक लड़का कत्ल हुआ, तो हम गुजरांवाले बैठे हैं, तो मुझे फ़ोन आ गया जी किधर, मैं कि यार गुजरांवाले आए हैं अजीज़ हमारे, कहते जी आपको तो पर्चा हो गया। या अल्लाह कैसे पर्चा हो गया? 12 उसके मरने वाले के भाई ने महीने बाद ही हमें बोला जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं उस वक्त लोगों के कहने पे आ गया, उनके आदमियों के, तो कहते वो उसने माफ़ी मांगी मुझसे, फिर उसने बेगुनाह कराया। इस तरह के टीपू का दोस्त ही था अनीफा वगैरह, ये इधर सामने रहते हैं बाज़ार में, इसके दोस्त थे। किसी वजह से जो दोस्त बैठते हैं ना आपस में झगड़े हैं, तो टीपू ने उनके दरमियान सुलह करा दी है, सुलह करा दी उनकी। इन लोगों ने उनके ऊपर हाथ रखा अनीफे के ऊपर कि यार ये काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पैसे वैसे तो थे इनके पास, लालच किया तो इन्होंने उसके बाद को कत्ल कर दिया। पहले टीपू के ऊपर हमला हुआ, एक दिन पहले टीपू के ऊपर हमला हुआ है, वो ज़ख्मी हुआ है, तो पुलिस ने कुछ नहीं किया। दूसरे दिन उसके वालिद पे मैं अटैक किया, उसको ख़त्म कर दिया। उसके बाद इन्होंने कसम खाई है कि हम इस कत्ल में नहीं हैं। थोड़े दिन गुजरे तो सारा इंकशाफ हो गया। मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, जब पहले दिन इंसाफ मिल जाता तो यहाँ तक नौबत ना पहुँची। हम भी परेशान उसकी वजह कि आज तक पुलिस ने पकड़े नहीं उनको, पैसा चलता है वहाँ पे। मैं अभी नहीं किसी का नाम लेना चाहता हूँ किस ने पैसा लिया। यहाँ पर तौबा नाज़बिल्ला जज भी बिके हैं। एक जज से वहाँ शीशन में हमारा केस चल रहा है, वो बेगुनाह का ना, उनके ऊपर पर्चा था, गोगी वगैरह के ऊपर उनके ऊपर पर्चा था। तो आप यकीन करें सेशन कोर्ट में हमारा केस कैसे चला है, इस दरवाजे से शुरू हुआ है तो दूसरे दरवाजे पे आ गया, अंदर पूरे सेशन कोर्ट में हमें चक्कर लगवाया गया। आज इस जगह तारीख है, अगले दिन दूसरे जगह पे तारीख है, आखिर में दूसरे गेट पे आ गया। तो उधर एक जज आके लगता है उसी दिन, ये एक बात गौर से सुनने वाली, उसी दिन जज लगता है। तो हमारे वकील सी अफजाल सिद्दीकी नहायत ही काबिल एहतराम, अभी दुनिया में नहीं रहे, उसने मैंने फ़ोन किया सिद्दीकी साहब क्या अपना तरीका, कहते सुल्तान यार अभी जज में बोले बहस करो। मैंने कहा सिद्दीकी साहब आज ही वो बैठा है ना, उसने केस देखा, कहते यार छोड़ो, शुक्र का खुदा का करो कि हमारी बारी आ गई। मैं उनको मना कर रहा हूँ कि यार खुदा के लिए बहस ना करना, कोई बात है कि पहले दिन जज साहब आके सुने, वही बात हुई, उन्होंने बहस कर दी हमारे वकील ने, तो चले गए वापस, की बहस हो गई है। अभी हमारे आदमी खड़ा है कि अभी जज साहब क्या कहते हैं, मैं बैठ खड़ा जज साहब उठे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। मेरे आदमी का फ़ोन आया कि वो जज उठ के चले गए। एक दफ़ा दो, यकीन करें आप, अदालतें बंद हो गई, अदालतें सारी बंद हो गई। तो हमारे आदमी का फ़ोन आया जी अदालतें सारी बंद हो गई, जज से फिर गए हैं 4थी दफ़ा। या अल्लाह, जब आके बैठे हैं जज साहब ने, पूरी सेशन कोर्ट बंद है, आके बैठे हैं
उन्होंने गोगी को बरी कर दिया। बाद में उस जज को ख्वाजा शरीफ साहब जो पहले जस्टिस थे उन्होंने फिर उसको सज़ा वगैरह, मगर क्या फ़ायदा, तो इंसाफ कैसे मिलेगा जब आपके इंसाफ देने वाले ही बिक जाते हैं। देखो ना, अल्लाह के बाद ज़मीन पे एक ऐसा है कि जज साहब इंसाफ देने वाले अल्लाह के बाद, तो जब वो इंसाफ देने वाले खुद भी किए हैं तो फिर तो ये नहीं, मैं तो जगह जगह यही कहता हूँ कि भी खुदा के लिए अगर हम गलत हैं हमें बिठाओ यार, उनको भी बिठाओ, दरमियान में कुरान ही रखो, अभी फैसला हो जाता है। किसी ने नहीं सुनी। मैं आज भी कहता हूँ, मैं इस हालत में अभी मैं बीमार हूँ, इस हालत में जाने को तैयार हूँ, हमें बिठाएं थाने, उनको भी बिठाएं हमने, हम गलत हो हमें चौंक में सरेआम गोली मार दी जाए। मैंने इसी तरह बयान दिए हुए हैं, अगर हम गलत हों हम लिख के दे देंगे आपको हमारा कत्ल माफ़ है, जो हमें मार दो, अगर वो गलत है तो उनको भी सजा दो। अमीर बलाल टीपू इस दुनिया से चला गया मगर अपने पीछे कुछ सवालात छोड़ गया। 2024 में हमारी पुलिस पुरानी दुश्मनी को ख़त्म करके अमीर बलाल टीपू को इंसाफ दिला सकेगी। आज भी अवाम इस वाक़े को अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल सकी। अपने इर्द गिर्द होने वाले जराइम पर नज़र रखें और पुलिस को फौरी इतला दें। इस प्रोग्राम अदालती रिपोर्ट में अपने मेज़बान मोहम्मद उमर को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।